बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर कैंपस की जानिब से मोहम्मद आसिम रजा आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखना है और बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है ये सीखना है। इससे पिछले लेक्चर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया गया था और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो बात याद रखें, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए हमें जरूरत होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो स्टूडेंट की जो लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और उसके साथ साथ हमें जरूरत होती है इनडायरेक्ट इनकम की। तो ये मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने, इसमें तमाम की तमाम इनडायरेक्ट इनकम भी मौजूद है। हम तमाम इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर यानी कि इनकम वाली साइड पर ट्रांसफर कर देना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए आपको नुकसान हो जाता है, ग्रॉस लॉस हो जाता है, तो ग्रॉस लॉस को यहां से उठाकर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली साइड पर ट्रांसफर कर देना है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी हैं ये भी नुक्ते से देख लेते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मुताबिक मैं आपको दोबारा से फिर रिमाइंड करवा देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ और परचेजेस के साथ। चीजों को खरीदने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए दरमियान में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। इनके पीछे बेसिकली क्लोजिंग एंट्री छठी होती है। इंशाल्लाह उसका मतलब अल्लाह इंशाल्लाह कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो गोदाम के अंदर से लेकर मार्केट तक चीजों को पहुंचाने तक वाक़या होती है, वो तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मसलन गोदाम जिसमें आपकी चीजें मौजूद हैं, आपने उस गोदाम का बिल पे करना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, उस गोदाम का किराया अदा करना है, जो भाई गार्ड खड़ा किया गार्ड को सैलरी पे करनी है आपने। तो ये तमाम के तमाम आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपने बार बार पे करने हैं, हर महीने पे करने हैं। आपने चीजों को उठाकर मार्केट में सेल करने के लिए लेकर जाओगे, आपके खर्चे लगेंगे, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह के एक डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई लिस्ट मैंने बनाई है, उम्मीद है कि इससे बाहर आपको नहीं है। सबसे पहले सैलरीज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, ये है सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉयज। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जब आप उनको सैलरी पे करेंगे तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। असल क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आप चाहें तो ये हेडिंग आप दे सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस।
अगर मुश्किल लग रहा है तो बेशक ना दें। इस तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। कैरिज आउटवर्ड, स्टूडेंट्स कैरिज इनवर्ड का मतलब आपको बताया गया था कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि आपने चीजों को फर्ज करने इस पॉइंट से खरीदा है और इस पॉइंट पर एक लाना, आप ये आपका गोदाम है। तो चीजों को खरीदने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा आता है, जो किराया लगता है, वो कैरिज इनवर्ड कहलाता है। और चीजें गोदाम में आ चुकी है, गोदाम से चीजें उठानी है, मार्केट में सेल करना है, अब जो आपका खर्चा आएगा वो कैरिज आउटवर्ड होगा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपने चीजों की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने सैलरी पे करनी है, सेलमैन की सैलरी है, यह सेलमैन की सैलरी, सेलमैन की सैलरी पे करनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, बुरा करना, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ये तमाम आपके क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अब हेडिंग आ सकते हैं फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। इसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। डेप्रिसिएशन की मतलब आपको बताते चलूं, फर्ज करिए आपने एक ट्रक खरीदा 2005 में, आपने उस ट्रक को 2020 तक इस्तेमाल किया, 15 साल चलाया आपने। क्या 15 साल बाद उस ट्रक की वही कीमत होगी जो आज से 15 साल पहले थी? या अगर मैं इस ट्रक को मार्केट में सेल करना चाहूं तो क्या उसी कीमत पर सेल होगा जो आज से 15 साल पहले थी? आप सबका जवाब होगा यकीनन नहीं। तो ट्रक की कीमत में इस्तेमाल के साथ साथ जो कमी वाक़या होगी, उस कमी का नाम है डेप्रिसिएशन। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ करता है। उसके बाद रिपेयर्स, ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होता है? आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करने के लिए साल में एक बार या 4 बार या 2 बार एक ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है ऑडिटर। वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है, उनको चेक करता है और इसके बदले में हम जो फी पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, ऑडिट फी। उसके बाद इंटरेस्ट पे, कमीशन पे, बैंक चार्जेस, लीगल चार्ज, ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। लिख लिख के याद करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आपको ये तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आती है इनडायरेक्ट इनकम तमाम के तमाम। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां ट्रांसफर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वो तमाम आइटम्स दिखेंगे जिनके साथ रसीद का लफ्ज आता है। मसलन इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर, ये तमाम चीजें यहां पर लिख लेंगे। ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। अब आपने दोनों साइड्स का एनालिसिस करना है कि दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है। अगर तो आपकी इनकम साइड बढ़ जाती है, जो कि अक्सर आएगी, आपकी इनकम साइड जो है ना ये वाली अक्सर बड़ी साइड आएगी, तो आपने इस बड़ी साइड का आंसर इधर भी लिख देना है और बिल्कुल उसके सामने साइड में भी लिख देना है। फिर आपने बड़ी साइड में से छोटी साइड को एक एक करके माइनस करते चले जाना है और एंड में आपका जवाब आ जाएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव वाली साइड बढ़ जाती है, फिर आपने एक्सपेंसेस का आंसर दोनों तरफ लिख देना है। एक्सपेंसेस से तमाम इनकम को माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा नेट लॉस, ये नुकसान हो गया। इस लॉस को या इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है आपने कैपिटल साइड। अब इंशाल्लाह हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाएं। बैलेंस शीट बनाने से पहले लिखिए नेम बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, मैंने अपने से 2016 लिख दिया है, आपने यहां पर ईयर एंड लिखना होगा। जहां पर मैंने 2016 अपने से लिख दिया। तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटीज को राइट साइड पे लिखेंगे। एसेट्स पे क्या लिखेंगे? लिक्विड एसेट्स। बच्चों बात याद रखो, लिक्विड एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या होते ही कैश है। उनमें कैश इन हैंड आ जाता है, कैश बैंक आ जाता है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। करंट एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट होती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, इनमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है,
क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है और बैलेंस शीट एसेट में भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक है ना, कि सेल नहीं हुआ तुम्हारा एसेट है। सन्डी डेटर्स वो तमाम लोग हैं जिनको उधार सामान बेच दिया है, अभी उनसे पैसा वसूल करना बाकी है। और सन्डी का मतलब काफी ज्यादा लोगों से हमने पैसे रिसीव कर लिए। बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट सारा डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह, डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं? दरअसल ये दो एसेट्स हैं ना, ये वाले पहले, इनका नाम है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ये वो एसेट्स हैं जो नजर नहीं आते, और नीचे वाले जो चार एसेट्स हैं ये चारों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स नजर आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर और मोटर व्हीकल, इन तमाम को जमा करें तो टोटल ऑफ एसेट्स इस साइड करें। उसके बाद आज इधर लायबिलिटी साइड पर पहले लगाए हैं हेडिंग करंट लायबिलिटीज की, जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है। वो कौन सी हैं जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन लोगों से उधार सामान खरीदा है उनको साल से पहले पहले पैसे वापस करने आते हैं। बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में आपके इजाफी पैसे बढ़े थे और आपने बैंक में जितने पैसे आपको मौजूद थे उनसे ज्यादा पैसे निकलवा दिए। अच्छा, बैंक में लाख रुपए आपको पड़ा हुआ है, आपको चाहिए 1.5 लाख रुपए, तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं बैंक को मुझे 50,000 रुपए ज्यादा चाहिए, तो वो ओवरड्राफ्ट होगा, उसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और इंटरेस्ट जो आप उसका पे करेंगे वो आपका इंटरेस्ट पेड जो है वो बैंक होगा। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो अदा करना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन हमने अभी तक अदा नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद बात लीजिए ऑनर्स एक्विटी, ये बेसिकली ऑनर्स एक्विटी है, मालिक की जायदाद। ऑनर्स एक्विटी मालिक की जायदाद, कैपिटल आपको दिया होगा, इनर कॉलम में लिख लेना है आपने, उसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। देखिए अगर यहां से आपको नेट लॉस होगा तो फिर ये नेट लॉस आपने यहां से माइनस कर देना होगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट होगा ये वाला, तो इसको यहां पर आप ऐड कर देंगे। कैपिटल का जवाब कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में, उसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे ट्रांस। इन तीनों को ऐड करने के बाद मेन आंसर आपका सेट पे आएगा। जब आप तमाम लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो दोनों साइड आपकी बराबर है, तो ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अब बच्चों इनको अच्छी तरह तैयार करें, इनकी हेल्प से आप अपनी बुक की अगर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और 11 और 12 तक के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह इनको तैयार करें, इनको अच्छी तरह याद करेंगे, इन दोनों चीजों को, तो इंशाल्लाह ये फाइनल अकाउंट बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। बार बार लेक्चर को सुने, अच्छी तरह तैयार करें, इसको लाइक करें, अगर हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। अपने मेरे को ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हम्द नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।